आज मैं आपको यूनिट 4 इंट्रोडक्शन टू एपिडेमियोलॉजी एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोचेस एंड प्रोसेस का पार्ट 3 आपको एक्सप्लेन करूँगी। ऑलरेडी मैं आपको पार्ट 1 और 2 में आपको स्ट्रक्चर जो मैंने पढ़ा चुकी हूँ, जैसे एपिडेमियोलॉजी कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज़, एम्स एंड यूजेस, मॉडल ऑफ कॉजेशन ऑफ डिजीज़, मोड्स ऑफ डिजीज़ ट्रांसमिशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, चेन ऑफ इन्फेक्शन, डेफिनेशन यूज्ड इन डिजीज़ एपिडेमियोलॉजी, टाइप्स ऑफ फ्लक्चुएशन, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 में एक्सप्लेन कर दिया है। अब जो बाकी रिमेनिंग कंटेंट्स है वो मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी इस वीडियो में। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि एपिडेमियोलॉजी अप्रोचेस, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी, एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी और एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी एंड कंट्रोल मेजर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज़ एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोचेस। जैसा कि आपको पता है कि एपिडेमियोलॉजी क्या होता है, एक स्टडी होता है डिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज़ का पता लगाने के लिए। तो कुछ हमने डिजीज़ का पता लगाने के लिए अप्रोचेस तो एपिडेमियोलॉजी का पता कर लिया कि एपिडेमियोलॉजी होती क्या है। स्टडी होती है डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रीक्वेंसी और डिटर्मिनेंट्स, कॉजेटिव फैक्टर्स का आइडेंटिफिकेशन करना क्या कहलाता है, एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। क्योंकि हम प्रिवेंट कर सकते, कंट्रोल कर सकते हैं उन डिजीज़ को, ताकि हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स जो हो रहे हैं वो कम हो सके। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं और अप्रोचेज़ होते हैं, व्यू पॉइंट्स होते हैं, जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उस एपिडेमियोलॉजी की स्टडी को कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ मेथड का यूज़ करना पड़ता है, ताकि हम आइडेंटिफिकेशन कर सकें प्रॉपर तरीके से कि कितनी कम्युनिटी के अंदर वो डिजीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, किस तरह हो रही है, कैसे हो रही है। तो इस तरीके से हम कुछ अप्रोचेज़ का यूज़ करके ये आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कुछ अप्रोच यूज़ करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोचेज़। इसके अंदर हम एक बाय द कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स या जो भी रिलेटेड हेल्थ वर्कर्स जो काम करते हैं, पीएससी, सीएससी, मेडिकल हेल्थ वर्कर्स, एएनएम, ये सब मिलकर क्या करते हैं, पॉपुलेशन के अंदर असेस करते हैं डिजीज़ का। तो उस असेसमेंट का पता लगाना, मतलब डिजीज़ कितनी डिस्ट्रीब्यूट हो उसका पता लगाने के लिए ये अप्रोच यूज़ किया जाता है। इस अप्रोच में 2 टाइप्स के मेजर्स फॉलो किए जाते हैं, जैसे कि आस्किंग क्वेश्चन और सेकंड है मेकिंग कंपैरिजन। तो फर्स्ट होता है आस्किंग क्वेश्चन। आस्किंग क्वेश्चन में हम जो पॉपुलेशन है, जो कम्युनिटी के अंदर रह रही है, उसको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से रिलेटेड हमें क्वेश्चनिंग करना है। जैसे कि व्हाट आर द एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम एंड इट्स मैनिफेस्टेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब आपको हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड क्या क्या फीचर्स दिखाई दे रहे हैं, क्या उनमें आपको, क्या आपने उसके लिए प्रिवेंशन किया, क्या आप हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको शो हुए हैं, क्या सिम्टम्स आपको दिखाई दिए हैं, ये सब क्वेश्चन हम पूछेंगे। सेकेंड है हु आर अफेक्टेड विद रेफरेंस टू एज, जेंडर और सोशल प्लेस। हम उनसे पूछेंगे कि ज़्यादातर कौन अफेक्ट हो रहा है कम्युनिटी के अंदर, जैसे कि कौन सा एज ग्रुप, चिल्ड्रन एज ग्रुप है, ओल्ड एज ग्रुप है, या मिडिल एज ग्रुप है, यंग एज ग्रुप है, कौन सा एज ग्रुप ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है, मेल या फीमेल अफेक्ट हो रहा है, कौन से प्लेस पे ज़्यादा, रूरल या अर्बन, कौन से प्लेस पे ज़्यादा अफेक्टेड हो रहा है जो भी डिजीज़ है। और है वेयर आर दे अकर इन टर्म्स ऑफ प्लेस, मेनली कौन से प्लेस पे मोस्टली ये आपको ये कम्युनिकेबल डिजीज़ या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ दिखाई दे रही है। ठीक है, विच पॉपुलेशन आर इंक्रीज एट रिस्क, कौन सा ये रिस्क ग्रुप आ रहा है। ठीक है, व्हेन डज इट हैपन्स इन टर्म्स ऑफ डे, मंथ, सीजन, कौन से मंथ, कौन से सीजन में ये डिजीज़ आपको डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो रहा है। व्हाट आर द कंट्रीब्यूटिंग और पॉजिटिव फैक्टर, कौन से रिस्क फैक्टर से, पॉजिटिव फैक्टर से जो डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस तरह के हम ये आस्किंग करेंगे क्वेश्चन से जो कम्युनिटी के अंदर ऑलरेडी रह रहे हैं। ठीक है, अब आएगा रिलेटेड टू हेल्थ एक्शन, मतलब जो ऑलरेडी कम्युनिटी के अंदर पीपल है उनसे रिलेटेड तो हमने क्वेश्चनिंग कर लिया, लेकिन सेकंड क्या करेंगे, जो हेल्थ एक्शन प्रोवाइडर्स, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं, उनसे भी हम, वो भी क्या करते हैं, एक दूसरे से क्वेश्चनिंग करते हैं, डिस्कस करते हैं कि ताकि जो भी डिजीज़ हो रही है उसको रोक सके। तो क्या क्वेश्चन होंगे, व्हाट कैन बी डन टू रिड्यूस द प्रोवोक एंड कंसिक्वेंसेज, मतलब जो डिजीज़ फैल रही है उसको हम कैसे रोका जाए। हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड इन फ्यूचर, हम इसे कैसे रोक सकते हैं फ्यूचर्स की डिजीज़ को, ताकि हम फ्यूचर में ना हो पाए। व्हाट एक्शन शुड बी टेकन बाय कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स के द्वारा क्या एक्शन लिया जाए ताकि उस प्रॉब्लम को मैनेज किया जाए, प्रिवेंट किया जा सके। इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को आस्क करेंगे, डाटा को कलेक्ट किया जाएगा और गैदर करने के बाद हम उनका कंपैरिजन करेंगे ताकि उसका ईजिली एनालाइज किया जा सके, उसका प्रॉपर रिजल्ट निकाल सके, कौन सा रिस्क फैक्टर है, कौन सा पॉजिटिव ई फैक्टर है जो मोस्टली लोगों को अफेक्ट कर रहा है, किन की वजह से हो रहा है, कौन कौन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जो मोस्टली अफेक्ट कर रहे हैं। इन तरीके से हम क्या है, कंप्लीट डाटा कलेक्ट करने के बाद कंपैरिजन करेंगे। जैसे
रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन के बीच में कंपेयर करेंगे, मेल एंड फीमेल के बीच में, और डिफरेंट जो सीज़न है समर विंटर, कौन सी डिजीज़ किस समर में ज़्यादा दिखाई दे रही है, किस समर में नहीं दिखाई दे रही, इस तरीके से हम कंपैरिजन करके कंप्लीट हम डाटा इकट्ठा करेंगे और प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। सेकेंड अप्रोच है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। जिस तरीके से हमने फर्स्ट जो अप्रोच है एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच, उसमें ये स्टडी किया है कि कंप्लीट हम पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, पेशेंट का कंप्लीट उसका डाटा कलेक्ट करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे हुआ, कहाँ से आया, डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट देखेंगे, डिटर्मिनेंट्स का पता लगाएंगे ना। अब जो सेकंड है हम क्या करेंगे इसमें, सेकंड अप्रोच में प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स इसका गोल है कि जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स है वो जो पीपल है जो कम्युनिटी के अंदर रह रहे हैं उनसे उनसे कम्प्लीटली जो प्रॉब्लम है हो रही है कम्युनिटी के अंदर, उसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। तो हम क्या कर देंगे, कुछ अप्रोचेज का यूज़ करके उस प्रॉब्लम को रोकने की कोशिश करेंगे, जैसे परस्यूसिव अप्रोच, एनफोर्समेंट, टीम अप्रोच, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड इंटरसेक्शनल अप्रोच। हम वन बाय वन देखेंगे कि होता क्या है। फर्स्ट है परस्यूसिव अप्रोच। हमें पता चल गया है कि डिजीज़ कैसे होती है, कहाँ से हो रही है, क्यों हो रही है, कौन अफेक्ट हो रहा है, हमने कंपैरिजन भी कर लिया मेल और फीमेल कौन अफेक्ट हो रहा है। अब इस अप्रोच के द्वारा क्या किया जाता है, परसुएड किया जाता है, जोर दिया जाता है उन लोगों पर जो हाई रिस्क कंडीशन में है, उनको एजुकेट किया जाता है ताकि वो अपने मॉडिफाई करें हेल्थ बिहेवियर को, ताकि वो प्रोटेक्ट हो डिसेबिलिटी और जो रिहेबिलिटेशन की तरफ, मतलब इतनी आगे रिकवरी स्टेज जल्दी आ जाए उनकी, ताकि वो डेंजरस स्टेज में ना जाए। उनको क्या किया जाता है, मॉडिफिकेशन किया जाता है कि बिहेवियर को वो मॉडिफाई करे, हेल्थ बिहेवियर को वो सुधारे, ताकि वो उस डिजीज़ को कंट्रोल कर सके। जैसे एग्जांपल है कोरोना, जो कोविड-19 है वो आपने देखा ही है कि फर्स्ट हमने क्या करा, डिजीज़ का कलेक्शन डाटा गैदर किया कि कहाँ से आया, कैसे कहाँ से फैला। जैसे कि वुहान से आया, कि जो चाइना से आया ना, जो लोग रॉ मीट का यूज़ कर रहे थे वो उन लोग ज़्यादा अफेक्टेड हुए, ठीक है। और ओल्ड एज और जो ऑलरेडी रिस्की ग्रुप है, जो डायबिटीज़ और हाइपरटेंसिव पेशेंट, वो ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। इस तरह हमने डाटा कलेक्ट किया, ठीक है। फिर सेकंड हमने क्या करा, परस्यूसिव अप्रोच फॉलो किया। परस्यूसिव अप्रोच मीन्स ये है कि जो रिस्की ग्रुप है और जो सारे लोग हैं उनको हमने एजुकेटेड किया, मॉडिफाई किया कि हेल्थ बिहेवियर को आप मॉडिफाई करो, चेंज कीजिए। कैसे चेंज करना है कि ज़्यादा ज़्यादा मास्क लगाइए, हाँ, दूरी डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और सैनिटाइज यूज़ कीजिए। इस तरीके से हमने हर इंडिविजुअल्स का मॉडिफाई किया बिहेवियर को, ठीक है। ये कहलाता है परस्यूसिव अप्रोच, ठीक है। सेकेंड अप्रोच होता है एनफोर्समेंट। अगर हम परस्यूसिव अप्रोच के थ्रू अगर कम्युनिटी के अंदर इंडिविजुअल्स उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, उनका एनफोर्समेंट किया जाता है। एनफोर्समेंट मीन्स ये होता है कि डिजीज़ अगर कंटिन्यू एंडेमिक एपिडेमिक फॉर्म में आ रही है, डिजीज़ कंटिन्यू फैल रही है फिर भी रुक नहीं रही है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, एक्ट को बनाना पड़ता है ताकि वो लोग उसको फॉलो करें। जैसे कि हमने कोरोना में देखा कि अगर कंटिन्यू डिजीज़ फैल रही थी और ये सब फॉलो नहीं हो रहा था, प्रॉपर डिस्टेंसिंग ये सब, तो हमने क्या करा, लॉकडाउन, एक एनफोर्समेंट एक्ट, मतलब एक लॉकडाउन लगाया ताकि पीपल अपने घर रहे और सेफ रहे, ठीक है। तो इसी तरीके से कई एक्ट बनाए गए हैं, जैसे प्रोहिबिशन ऑफ ड्रग एब्यूज़, जितना हो सके ड्रग को रोका गया है। चाइल्ड एब्यूज़ जो हो रहा है उसके लिए एक्ट बनाए गए हैं, इम्यूनाइजेशन के लिए एक्ट बनाए गए हैं। इस तरीके से एनफोर्समेंट बनाया ताकि डिजीज़ को जितना जल्दी हो सके कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट है इंटरसेक्टरल अप्रोच। फिर इंटरसेक्टरल अप्रोच मतलब होता है कि जो भी सेक्टर एरिया है, ओनली वन सेक्टर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल डिजीज़, मतलब एक सेक्टर ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए। मतलब बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसे मेडिकल सेक्टर है, एनवायरमेंटल सेक्टर है, ठीक है, और हेल्थ वर्कर्स का सेक्टर है। सब सारे अलग अलग जो मुख्यालय हैं वो अलग अलग अपना अपना एक डाटा कलेक्ट करके अपना गैदर्ड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और उससे रिलेटेड जो भी उनसे हो सकता है वो काम करते हैं ताकि हेल्थ को प्रमोट करो और जो डिजीज़ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो कौन कौन से मेनली जो सेक्टर्स टीम वर्क काम करती है, जैसे हेल्थ वर्कर्स हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज हैं, ठीक है, और भी जैसे टीचर्स हैं, ये भी एक हेल्थ वर्कर का काम करती हैं, जैसे कि प्रमोट करते हैं गुड सैनिटेशन के लिए, एनकरेज करेंगे हेल्पफुल बिहेवियर इन स्टूडेंट्स के अंदर, ठीक है, कंडक्ट कराएंगे कोर्स ऑन न्यूट्रिशन, फर्स्ट एड, मास मीडिया, इनके थ्रू उनको क्या करेंगे, हेल्थ को प्रमोट करने के लिए वो हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एविडेंस बेस्ड अप्रोच, जो कि आपको पता है कि एक एविडेंस बेस्ड अप्रोच, हम जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लिया, अब जो भी डाटा हमारे पास कलेक्ट हो रहा है, गैदर हो रहा है कि कौन सा पॉजिटिव एजेंट कंटिन्यू फैल रहा है, किस तरह हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो हमने जो एविडेंस हमारे पास जो प्रूफ कलेक्ट हुए, डाटाज कलेक्ट हुए, उनके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, रिसर्च करनी है और उससे रिलेटेड हमें क्या करना है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है पेशेंट को। जैसे कि एग्जाम्पल है सेम वही कोरोना को, कि हमने कंटिन्यू एनफोर्समेंट भी किया, लॉकडाउन भी किया, फिर भी वो कंटिन्यू डिजीज़ का क्या हो रहा है, फैल रहा है, तो हमने डाटाज कलेक्ट किए कि किस तरह उसका स्ट्रक्चर है, किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर कंट्रोल नहीं किया जा सकता तो पर्सन को किस तरह उसको हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं,
तो वैक्सीन बनाई गई, तो वैक्सीन क्या करती है, इम्यूनिटी बूस्ट करती है, प्रिवेंशन करती है, ताकि जो भी अगर इन्फेक्टेड हो जाए पर्सन तो उसका इम्यूनिटी इतना स्ट्रांग हो कि वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस को प्रॉब्लम ना हो, डेथ की तरफ ना वो पड़े। तो इस तरीके से एविडेंस बेस्ड अप्रोच भी फॉलो किया गया कि हमें क्या करना है, डिजीज़ की स्टडी करने के बाद हमें इसको रिसर्च करना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीटमेंट को, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सके। इस तरीके से कुछ अप्रोचेज़ हैं जिनके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, उनकी स्टडी करके डिस्ट्रीब्यूशन और डिटरमिनेंट फैक्टर और जो भी फ्रीक्वेंसी हो रही है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है इन अप्रोचेज़ के थ्रू। नेक्स्ट है मेथड, मतलब मेथड ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी। इसका मतलब है कि ऐसे कौन से मेथड है जो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी के दौरान किए जाते हैं। तो फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव मेथड, एनालिटिकल मेथड और एक्सपेरिमेंटल मेथड। इन मेथड्स के थ्रू क्या करते हैं, हम पता लगाते हैं कि कौन सा ग्रुप, मतलब पॉपुलेशन बहुत है, ठीक है, अब कंप्लीट पॉपुलेशन में हम डाटास कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो कुछ अलग तरीक़ों से हम उन डाटास को इकट्ठा करते हैं। तो ये एक तरीका है कि कौन कौन से मेथड है। तो फर्स्ट है आपका डिस्क्रिप्टिव मेथड। डिस्क्रिप्टिव मेथड इन द सेंस, मतलब आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन स्टडी करना है, कंप्लीट उनसे इंफॉर्मेशन लेना है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, मतलब स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक कंप्लीट उनको डिस्क्रिप्शन में लेना है। मतलब ऑब्जर्वेशनल मेथड है कि कंप्लीट पेशेंट को देखना है, हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स क्या हो रहे हैं, क्या क्लिनिकल फीचर्स आ रहे हैं, कौन से पर्सन ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, कौन से प्लेस ज़्यादा अफेक्ट हो रही है, कौन से टाइम पर हो रहा है, ये सब चीज़ें हमें क्या करना है, कंप्लीट डिस्क्राइब रूप में हमें डाटास को कलेक्ट करना है। वो क्या कहलाता है, डिस्क्रिप्शन मेथड कहलाता है। जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, जो भी जैसे कौन सा एज ग्रुप है, जैसे कि एग्जांपल है हमें मिजल्स है, डिप्थीरिया, परट्यूसिस, ये ज़्यादातर किस में पाया जा रहा है, अच्छा अर्ली चाइल्डहुड में पाया जाता है, ठीक है। कैंसर है जो मिडिल एज में, एथेरोस्क्लेरोसिस ओल्ड एज में, ठीक है। जो स्मोकिंग है उसकी वजह से लंग कैंसर हो रहा है। ये हमें क्या है, एक जस्ट सुपरफिशियली डाटा मिल रहा है, लेकिन इसके पीछे क्या प्रूफ है ये हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ डिस्क्रिप्टिव स्टडी कर रहे हैं, हम सिर्फ पता लगा रहे हैं साइन एंड सिम्टम के अकॉर्डिंग कि अगर इसने स्मोकिंग किया है तो आने वाले टाइम में इसको लंग कैंसर हुआ है। तो ये सिर्फ क्लिनिकल फीचर्स को देख के हमने जस्ट आइडेंटिफिकेशन किया है, वो कहलाता है डिस्क्रिप्टिव स्टडी। इसमें दो टाइप्स की स्टडी होती है, एक होती है क्रॉस सेक्शनल स्टडी, एक लॉन्जिट्यूडनल स्टडी। जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है वो 2 पॉइंट्स पे होती है, मतलब कंपैरिजन करके स्टडी की जाती है। एक ग्रुप लिया जाता है दूसरा ग्रुप के साथ, मतलब जैसे कोई एज ग्रुप का हमें पता लगाना है कि इस स्टेज में क्या ग्रोथ हो रही है, स्टेज में क्या ग्रोथ हो रही है, तो सेम टाइम पीरियड में हमें क्या करना है, दोनों एज ग्रुप को कंपेरिजन करते रहना है और कंटिन्यूसली स्टडी करती रहनी है, ठीक है। जैसे रूरल अर्बन है, जैसे ये मेल और फीमेल है, इस तरीके से हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी कर सकते हैं। लेकिन लॉन्जिट्यूडनल में काफ़ी लंबे समय तक वो एक ही ग्रुप पर हम कंटिन्यू एक ही टर्म पे कंटिन्यू स्टडी करना क्या कहलाता है, लॉन्जिट्यूडनल। बट ये बहुत एक्सपेंसिव होता है और बहुत लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू चलता है, ठीक है। इसमें एक नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ एक एग्जांपल है, मतलब एक डिजीज़ के बारे में कंप्लीट हिस्ट्री का आइडेंटिफिकेशन हम इस स्टडी के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनालिटिकल मेथड, जो कि हमने फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव मेथड में पढ़ा कि कंप्लीट ओनली डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, मतलब डिस्क्राइब करना है, हमने रिटर्न फॉर्म में लेना है। एनालिटिकल मेथड में होता है कि जो भी हमने डाटाज कलेक्ट किया है वो उनका एनालिसिस करना है कि जो भी हमने लिया है वो सही है या गलत है, उनका कंप्लीट एनालिसिस करना है। जैसे कि सेम एग्जाम्पल लेके सिगरेट स्मोकिंग से कहा गया है कि लंग कैंसर होता है, लेकिन कोई प्रूफ नहीं है, तो इसका एनालिसिस किया जाएगा, कंप्लीट उसका टेस्ट किया जाएगा, कॉज एंड इफेक्ट मेथड के थ्रू हम इसका एनालिसिस किया जाएगा। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है केस कंट्रोल स्टडी और एक होता है कोहोर्ट स्टडी, ठीक है। तो केस कंट्रोल स्टडी में क्या होता है कि जो भी पर्सन है, ठीक है, मतलब केस हमको पता है कि केस क्या है, उसको लंग कैंसर है, ठीक है। जो पर्सन है उसको लंग कैंसर पेशेंट आया हेल्थ सेंटर पे, तो उसका जो केस है उसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमें उसके पास्ट में जाना पड़ेगा कि कैसे हुआ क्या नहीं हुआ। तो इसके लिए 2 ग्रुप्स लिए जाते हैं, एक केस ग्रुप होता है, एक कंट्रोल ग्रुप होता है, ठीक है। जो केस ग्रुप होता है उसके अंदर जो पर्सन सफ़र कर रहा है कैंसर से वो आएंगे, और कंट्रोल ग्रुप में जो फ्री ऑफ कैंसर है, ठीक है, वो ग्रुप आएगा। उन दोनों में कंपैरिजन किया जाता है, उनकी स्टडी की जाती है, उनके साइन सिम्टम्स वगैरह दिखे जाते हैं, फिर उनका एनालाइज किया जाता है, रिजल्ट निकाला जाता है। तो इस तरीके से केस कंट्रोल स्टडी है कि जो पर्सन है वो ऑलरेडी सफ़र किया है लंग कैंसर से, फिर उसको आइडेंटिफिकेशन किया था कि भाई उसने ऐसा क्या किया था, स्मोकिंग कितने टाइम किया था, या उसके अदर फैक्टर्स अलावा, उसके अलावा भी कोई फैक्टर्स इसको प्रॉब्लम किया था जो नहीं किया था, इस सारी चीज़ें हमें उसमें आइडेंटिफिकेशन करनी है स्टडी के दौरान। कोहोर्ट स्टडी में क्या होता है, कोहोर्ट स्टडी में हमें मतलब देखा जाता है कि
पर्सन ऑलरेडी मतलब अभी इसमें कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी कोई पर्सन बिल्कुल फ्री ऑफ सिम्टम्स है, ठीक है। उसमें सिर्फ क्या है, सिर्फ दिखाई दे रहा है कि हाँ ठीक है, ये इस मतलब फ्यूचर की तरफ स्टडी की जाती है इसकी, मतलब जैसे उसमें तो दिखाई देता है कि जो भी फैक्ट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग दिखाता है। इसमें क्या, कॉज को देखते हुए हमें पता लगाना है कि क्या है। इसमें भी 2 ग्रुप लिए जाते हैं, कोड स्टडी में भी। इसमें एक मतलब जो एक एज ग्रुप लिए जाते हैं दोनों, ठीक है। इसको एक स्टडी ग्रुप होता है और एक कंट्रोल ग्रुप होता है, ठीक है। 2 ग्रुप ले लिए। जो स्टडी ग्रुप होता है वो एक्सपोज हो रखा है रिस्क फैक्टर से, और जो कंट्रोल ग्रुप है उसमें कोई एक्सपोजर नहीं है, ठीक है, लंग कैंसर के। तो उन दोनों में कंपैरिजन किया जाता है कि कौन है, किस तरीके से हुआ है, ये सब चीज़ें क्या देखी जाती है, कोहोर्ट स्टडी में देखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव। मतलब कोहोर्ट स्टडी के 2 टाइप्स होते हैं। एक प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी होता है, मतलब प्रोस्पेक्टिव मतलब ये होता है कि हमें कॉज तो मतलब हमें क्या देखना पड़ता है कि इफेक्ट और कॉज में डिफरेंस देखना पड़ता है। रेट्रोस्पेक्टिव हमें पास्ट की तरफ जाता है, प्रोस्पेक्टिव मतलब फ्यूचर की तरफ जाता है। मतलब रेट्रोस्पेक्टिव मतलब ये पता होता है कि हमें जो पिछला कॉज है वो हमें पता होता है और इफेक्ट का पता लगाना होता है। और प्रोस्पेक्टिव में हमें कॉज अभी तक कुछ नहीं है कि मतलब लंग कैंसर उसको अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में उसको हो सकता है। तो इसके दोनों में हमें दोनों का ये एक डिफरेंस है कि हमें क्या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ये बताते हैं दोनों, प्रोस्पेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी। इस तरीके से ये एनालिटिकल स्टडी कहलाती है। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड कंप्लीट रूप से एक्सपेरिमेंट के थ्रू होती है, लैब इन्वेस्टिगेशंस के अकॉर्डिंग होती है, ये लेबोरेटरी में की जाती है ताकि कंप्लीट रूप में हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो उनके बारे में आइडेंटिफाई कर सके, उनको कंप्लीट प्रिवेंट किया जा सकता है। एक्सपेरिमेंट में के थ्रू क्या कर सकते हैं हम, जो भी ट्रीटमेंट है, जो डिजीज़ है, उसका कंप्लीट लैब में कंट्रोल मेथड के थ्रू हमें कंप्लीट उसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, ताकि हम पता लगा सके कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। इसमें भी 2 ग्रुप होते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, कंट्रोल ग्रुप होता है। जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है और फिर देखा जाता है क्या उसका रिजल्ट निकला, और कंट्रोल ग्रुप में कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, फिर उसका रिजल्ट देखा जाता है। तो इन दोनों में कंपेयर करके फिर रिजल्ट निकालने के बाद हमें पता चलता है कि आखिर क्या इफेक्ट आ रहा है। इस तरीके से कुछ मैथड हैं जो हमें एपिडेमियोलॉजी के अंदर यूज़ करने होते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट और लास्ट है कि हम क्या रोल होते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्स के इसको एपिडेमियोलॉजी के अंदर। तो नर्स के रोल क्या होते हैं, डायग्नोसिस करना। सेकंड है कंफर्मेशन ऑफ एग्जिस्टेंस इन द एपिडेमिक, defining the population at risk, rapid search, data analysis, formulation hypothesis, testing of hypothesis, evaluation of ecologic factor, further investigation, writing the report। इस तरीके से कंप्लीट नर्स कंट्रोल कम्युनिटी हेल्थ के नर्स के रोल होते हैं, ठीक है। आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, देन स्टडी कीजिएगा, आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।